जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो, जो बोले सोनिहाल। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपको मैं गाजियाबाद शहर की विभिन्न हस्तियों से मुलाकात कराता रहता हूं। आज जिनसे मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं, उनका नाम विभूति संगल है। आप पेशे से आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर हैं। तो सबसे पहले मैं विभूति जी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर मेरे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विभूति जी, जैसा कि आपने अपने परिचय में मुझे बताया था कि आप आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, आप अपने इस व्यापार के विषय में मेरे श्रोताओं को कुछ जानकारी दें कि आप अपना व्यापार कैसे चला रही। जी ज़रूर। सबसे पहले तो मैं हम पंजाबी जो चैनल है और आपके सभी श्रोताओं को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सभी को मेरी ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं जैसा कि आपने बताया कि मैं एक आर्किटेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। तो मेरी कंपनी है विस्तार डिज़ाइंस के नाम से, और मुझे अब इस समय लगभग 19 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, ये व्यवसाय करते हुए। हम लोग कंप्लीट आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं, टर्न की इंटीरियर्स जैसे कि विद मटेरियल पूरा काम, उसको एग्जीक्यूशन करना, पूरा सब सॉफ्ट फर्निशिंग से लेके डिज़ाइनिंग से लेके सब कुछ हम लोग काम करते हैं। विभूति जी, जैसा आपने अभी बताया कि आप पूरे तरीके से आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम देखती हैं, एक महिला होने के नाते से आप अकेले इस काम को कर रही हैं या आप अपना ऑफिस या किस प्रकार से इसको मैनेज करती हैं? जी, इसके विषय में आप कुछ। सन 2006 में मैंने इस कंपनी की शुरुआत करी थी विस्तार डिज़ाइंस के नाम से। मेरे दादाजी ने ये नाम दिया था, विस्तार डिज़ाइंस। तो हम लोगों ने जब ये कंपनी स्टार्ट करी तब मैंने अकेले ही काम शुरू किया था। मेरे पास उस समय सिर्फ एक ही एम्प्लॉय था जिसके साथ वही हम लोग डिज़ाइनिंग भी हम ही करते थे, क्लाइंट से भी हम ही मिलते थे, मटेरियल सिलेक्शन भी हम ही करते थे, परचेजिंग भी हम ही करते थे। बस 2 लोग मिलकर करते थे। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया, काम अच्छा चला, काम बढ़ता गया। तो मुझे मेरे साथ जो कारपेंटर काम करता था उसने कहा, मैडम अपनी फैक्ट्री खोलते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास जगह तो है नहीं। तो मेरे पिताजी ने कहा कि जगह मैं देता हूँ, तुम काम शुरू करो। मैंने कहा कि ठीक है, जगह भी हो गई लेकिन अब मशीनरी नहीं है। तो कारपेंटर बोला एक काम करते हैं, मशीन मैं लेकर आता हूँ, हम काम शुरू करते हैं। अब काम, फैक्ट्री स्टार्ट हो गई, हमारी वर्कशॉप स्टार्ट हो गई। अब काम कहाँ से आए? तो उस समय पर मेरे पास एक इंटरनेट पर नया नया स्टार्ट हुआ था ऐड पोस्ट करने का काम। मैं उस पर ऐड पोस्ट करती थी, रात को ऐड पोस्ट करती थी, सुबह मुझे मेरे पास इंक्वायरी आती थी, मैं मीटिंग के लिए जाती थी और वहाँ से एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ जाती थी। तो काम अच्छा चल गया और ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा सेटअप हो गया। सरकारी प्रोजेक्ट्स भी किए काफ़ी। धीरे धीरे करके फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी उसी में ज्वाइन करा लिया। उनसे कहा कि आप बेकार में जॉब कर रहे हैं, सब उसको छोड़ो। हालांकि उनकी जॉब बहुत अच्छी जॉब थी, सब काम काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी 1 और 1 11 हो जाते हैं। ये सोचकर मैंने उनसे कहा कि आप जॉब छोड़िए और मेरे साथ काम स्टार्ट करिए। तो लगभग 8 साल पहले उन्होंने मेरे साथ ये इस बिजनेस में उन्होंने ज्वाइन किया। उससे पहले मैं अकेले ही कर रही थी। आपके हस्बैंड किस जगह जॉब कर रहे थे? कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे थे? मेरे हस्बैंड पहले अंसल्स में थे, फिर उसके बाद एक कंपनी थी अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी काम कर रहे थे। पर रियल एस्टेट में एक थोड़ा सा जब स्लो आया था मार्केट में, तो उस समय पर उन्होंने वो जॉब छोड़ दी थी। इसके अलावा भी आप कोई और काम देखती हैं? जी, मैं इसके अलावा सोशल वर्कर भी हूँ। मैं लायंस क्लब के साथ जुड़ी हुई हूँ। लायंस क्लब इंटरनेशनल की मैं एक मेंबर हूँ जो काफ़ी सालों से हूँ। और इस समय मैं, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट की लायंस क्वेस्ट प्रोग्राम है एक, जो कि छोटे बच्चों का सोशल एंड इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम है। मैं उसकी डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन हूँ।
विभूति जी, जो आप काम कर रही हैं इंटीरियर का, सोशल का, आप अपने इन कामों से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ अपने सभी कामों से। और एक अलग सी एक ऊर्जा मिलती है जब हम कोई भी काम करते हैं। और मेरा मानना ये है कि रोज़ कुछ नया सीखना चाहिए, रोज़ कुछ नया करना चाहिए। इसलिए मैं आजकल एक मोटिवेशनल ट्रेनिंग भी देती हूँ, अलग अलग कंपनीज़ में लीडरशिप ट्रेनिंग भी देती हूँ, और एज अ ट्रेनर भी काम करती हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में, क्योंकि शुरू से एक बिज़नेस फैमिली से रही हूँ, बिज़नेस में इंटरेस्ट रहा है और लर्निंग भी रही है। कुछ ना कुछ नया सीखते रहे तो अब सिखाती भी हूँ। विभूति जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं वैसे बाय क्वालिफिकेशन मैंने एमबीए किया है एमिटी यूनिवर्सिटी से। लेकिन आप कहेंगे कि एमबीए करके मैं कैसे इस बिज़नेस में आ गई। तो ऐसा हुआ था कि मैंने एमबीए करा, उसके बाद कुछ महीने जॉब करी, वो भी एक रियल एस्टेट कंपनी में जॉब करी। लेकिन उसके बाद मेरा शुरू से इंटरेस्ट था इंटीरियर्स में, डिज़ाइनिंग में, आर्किटेक्चरल वर्क में। तो मैंने अपना बस एक ये समझ लीजिए कि एक झटके से काम जॉब छोड़ी और ये काम स्टार्ट कर दिया। विभूति जी, आपके अपने निजी परिवार में कौन कौन है, उसके विषय में कुछ बताइए। मेरे हस्बैंड हैं, मेरे दो बच्चे हैं, ट्विंस डॉटर्स हैं मेरी, जुड़वा बेटियां हैं दो। मेरे सास ससुर जी हैं। हम लोग इंदिरापुरम में रहते हैं, गाजियाबाद इंदिरापुरम में। बच्चे कहाँ तक पढ़ गए, कौन सी क्लास में है अब? जी, मेरे दोनों डॉटर्स अब 8th क्लास में हैं। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? ये लोग पाथफेज स्कूल नोएडा में पढ़ रहे हैं। आपका मायका परिवार कहाँ से है? जी, मैं गाजियाबाद में ही पैदा हुई हूँ और मेरा मायका गाजियाबाद में ही है। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि ये मेरा जो प्रोग्राम है ये हम पंजाबी, तो विभूति जी थोड़ा बहुत तो तुसी पंजाबी ਨੂੰ समझते होगे, तो पंजाबी च गल भी कर लोगे? हाँ जी, बिल्कुल कर लेंगी। विभूति जी, आपकी शादी तो वैश्य समाज में हुई है, और आपका मायका किस फैमिली को बिलोंग कर? मेरा मायका मेरे मायके में, मैं मायके की तरफ से पंजाबी हूँ। और मेरे मायके में मेरे जो दादाजी और उनके सभी भाई, मेरे परदादा जी, सभी लोग पाकिस्तान से आए थे। बंटवारे के समय में वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान शिफ्ट हुए थे। आपके दादाजी कितने भाई बहन थे? आपके दादाजी के परिवार में कौन कौन था? शुरू करते हैं मेरे परदादा जी से। तो मेरे परदादा जी का नाम था स्वर्गीय श्री बद्रीनाथ जी। परदादी स्वर्गीय श्रीमती राम प्यारी जी। उनके 4 बेटे, मनमोहन लाल, कृष्ण मित्र, युगेंद्र पाल लव, यशपाल लव, और उनकी एक बेटी कांता। ये सभी लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे बंटवारे के समय पे। पाकिस्तान में मेरे परदादा जी एक मिल में काम करते थे। जब बंटवारा हुआ तो उस समय पर सभी को एकदम अचानक से सब अपना सब कुछ छोड़कर खाली हाथ एक तरीके से आना पड़ा। या ये कह सकते हैं कि जो भी कुछ सामान लेकर वो आए थे, वो रास्ते में अपनी जान बचाने के लिए किसी को कुछ दिया तो किसी को कुछ दिया। और जब वो वापस हिंदुस्तान में जब पहुँचे तो उनके पास सिर्फ एक पीतल का ग्लास रह गया था और सब कुछ छूट गया था पीछे। आपके दादाजी क्या काम करते थे? मेरे दादाजी श्री कृष्ण मित्र जी एक कवि थे, राष्ट्रीय कवि थे। उन्होंने करीबन 30 किताबें लिखी, साहित्य श्री सम्मान मिला उनको। जब वो पाकिस्तान से आए थे तो उनकी उम्र कुछ 13 या 14 बरस की होगी। और वहाँ से जब वो फैमिली के साथ, जब पूरे अपने कुनबे के साथ चले थे, तो उस समय पर चले जब बिल्कुल वहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया था और किसी भी हिंदू को वहाँ पर रहने की अनुमति नहीं थी। वहाँ से मार पीट कर उन्हें भगाया जा रहा था। वो उस समय पर वहाँ से पाकिस्तान से आए थे। पूरी फैमिली अलग अलग कैंप से होते हुए, दादाजी का जन्म हुआ जब जिला गुजरांवाला में कोट नक्का नाम का गांव था, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। वहीं पर पूरा परिवार रहता था। जब वो वहाँ से गुजरांवाला से चले तो अलग अलग कैंप से होते हुए वे पहुँचे
ट्रेन से बैठकर वो सीधे पहले अमृतसर पहुंचे। अमृतसर में कुछ दिन रुके, उसके बाद उन्होंने दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया सभी भाइयों ने। सभी भाई वो दिल्ली की तरफ आए। जब दिल्ली आए तो वहाँ पर सरकार की तरफ से उन्हें 4 मकान मिले थे करोल बाग में। ये सभी जानकारी मुझे मेरे दादाजी ने दी, क्योंकि मैं उनके साथ काफ़ी समय बिताती थी, तो इसलिए मुझे ये सारी जानकारी है। तो जब मकान मिले उन्हें, लेकिन उस समय उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था, जेब में पैसे नहीं थे, पहनने को कपड़ा नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी। उस समय उन्होंने वो मकान बेच दिए। उसके बाद वो गए नया बांस में उन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि कुछ काम मिले, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें जब कोई काम नहीं मिला तो वो वहाँ से उन्होंने अपना रुख किया हरदा, मध्य प्रदेश, भोपाल के पास जगह है हरदा, वहां पर उन्होंने गए। हरदा में कुछ समय बिताया, लेकिन हरदा में भी जब उन्हें कोई काम नहीं मिला तो वो वहां से आए वृंदावन में फिर एक धर्मशाला थी। उस धर्मशाला में पूरा परिवार कुछ समय रहा। वहां पर कोशिश करी उन्होंने कि कोई काम मिले। अब दादाजी के बड़े भाई वैद्य थे, आयुर्वेद के वैद्य थे, तो उन्होंने वहाँ पर कुछ समय दवाइयों का काम किया, पर वो काम भी जब उनका नहीं चला, वहाँ पर कोई कामयाबी हाथ नहीं रही आई उनके, तो वहाँ से वो लोग फिर आए गाजियाबाद। और गाजियाबाद में गांधीनगर में एक 80 गज का रिफ्यूजी क्वार्टर था, जो उन्हें पाकिस्तान से आए हुए थे वो, तो उन्हें उसके क्लेम में उन्हें वो क्वार्टर मिला। उसी क्वार्टर में पूरी फैमिली रहने लगी। This program is powered by SafFab, crafting your dreams. Mixon, dream it, live it. Karyan, commercial residential warehouse. Anand Gold, Ronak, harmony in health, harmony in life. जैसा कि विभूति जी आपने बताया कि आपके दादाजी बहुत बड़े कवि थे और आप उनके साथ समय भी अच्छा व्यतीत करती थी, तो क्या आपने उनकी कोई कविता आपको याद है उनकी? हाँ जी, बिल्कुल याद है। और एक उन बहुत मेरे दिल के काफ़ी करीब है उनकी एक कविता, जिसे सुनकर मुझे लगता है कि हमारे घर का हर बच्चा वो सुनकर ज़रूर बड़ा हुआ है। और वो है, आँख जिनकी नहीं उनकी आँखें बनो, पंख बिन कुछ परिंदों की पाखें बनो, जिनको चलने में होती हैं कठिनाइयाँ, बन सको तो बनो उनकी परछाइयाँ, जिनके बाजू में थोड़ा सा बल चाहिए या जिन्हें जिंदगी में पहल चाहिए, उनके हर काम में तुम सहारे बनो, रोशनी के लिए चांद तारे बनो। वाह! और कोई ऐसी कोई कविता जो आपके दिल को छूती हो, याद हो यदि, और आप सुनाना चाहती हो तो वो सुना सकती हैं। वैसे मेरे दादाजी ओज के कवि थे, और गाजियाबाद में शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्होंने उनको ना सुना हो। उनकी ओज की कविताएं तो बहुत लोगों ने सुनी, पढ़ी, सीखी, लिखी, और उनको बोलकर उनके द्वारा लोगों ने खूब नाम कमाया है। लेकिन उनका एक ऐसा पहलू था जो बहुत कम लोगों को मालूम है, वो श्रृंगार बहुत अच्छा लिखते थे। उनकी सबसे पहली जो पुस्तक थी, जवानी जागा करती है, उसके जो पिछले पन्ने थे उसमें श्रृंगार की कविताएं थी, गीत थे। तो उन्होंने कुछ ऐसे गीत भी लिखे हैं कि सारा वातावरण तुम्हारी सांसों की खुशबू से पूरित, शायद यह मधुमास तुम्हारे आंगन से होकर आया है। तो जो ओज कहते थे कि जीवन रहे रहे ना रहे पर देश स्वतंत्र रहे, इस तरीके की वाणी वाले इंसान, उन्होंने इस तरीके का श्रृंगार भी लिखा है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। विभूति जी, आपके जो दादाजी के सबसे बड़े भाई थे स्वर्गीय मनमोहन वैद्य जी, वो क्या काम करते थे? मनमोहन वैद्य जी वैसे तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि वो आयुर्वेद के वैद्य थे, लेकिन जब गाजियाबाद आए तो गाजियाबाद में अब वैद्य का काम करके तो घर नहीं चलता उस समय पर, क्योंकि उसको सेट करने में, अपना मरीज को बनाने में काफ़ी समय लगता। तो उन्होंने घर चलाने के लिए एक कुछ जॉब करी, नौकरी करते थे वो, दिल्ली आयरन स्टील कंपनी, डिस्को के नाम से सभी जानते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने 50 रुपये महीने की नौकरी करी, और इस तरीके से उन्होंने अपना जीवन यापन गाजियाबाद में शुरू किया,
क्योंकि वो सबसे बड़े भाई थे, इसलिए जिम्मेदारी उनके ऊपर सबसे ज़्यादा थी। मेरे दादाजी और उनके बाकी के जो छोटे भाई थे, उनकी पढ़ाई लिखाई सब चीज़ों की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। जब मेरे दादाजी ने पढ़ाई अपनी करी, वहाँ उन्होंने संस्कृत में भी खूब अच्छी विशारद हासिल करी थी, और हिंदी के तो खैर वो थे ही विद्वान। उन्होंने LLB भी करने की कोशिश करी, जो कि उन्होंने 3 साल की 5 साल की जगह 3 साल करके और फिर उन्होंने छोड़ दी बीच में। लेकिन लॉ की भी उन्हें अच्छी जानकारी थी। और उसके बाद दादाजी जब यहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, तो पहले वो इंग्राहम इंस्टीट्यूट में BTC की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने एडमिशन लिया। तो BTC की ट्रेनिंग के बाद फिर उन्होंने इंग्राहम इंस्टीट्यूट में ही कुछ समय जॉब करी। उसके बाद उन्हें दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में एज ए लैंग्वेज टीचर उन्हें जॉब मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई। शाहदरा में उनका स्कूल था जहाँ पर वो पढ़ाने जाते थे, और संस्कृत और हिंदी पढ़ाने के लिए जाते थे वो यहाँ से। तो मुझे जैसा कि वो बताते थे कि वो यहाँ गाजियाबाद से और दिल्ली शाहदरा साइकिल से जाया करते थे। मतलब ये कि उस समय उतने पैसे भी नहीं थे कि ट्रेन से जा सके। जी। तो जब आपके दादाजी कवि भी रहे, कवि सम्मेलनों में भी जाते होंगे, तो और इधर नौकरी भी करते, ये कैसे मैनेज होता था? नौकरी दिन में करते थे और कवि सम्मेलन ज़्यादातर रात को होते थे। और क्योंकि वे बहुत ही अच्छे कवि थे और उनका काफ़ी नाम होने लगा था, शुरुआती दिनों में ही उनकी चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक होने लगी। ये उनका सौभाग्य था और ये हमारा भी सौभाग्य रहा कि उन्होंने कुछ समय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, उनके साथ एक टेबल पर बैठकर उन्होंने काम किया। एक न्यूज़पेपर आता था दैनिक वीर अर्जुन के नाम से, तो उसके संपादक जो थे वो स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और मेरे दादाजी संपादक मंडल में थे। तो वो एक ही साथ बैठकर काम करते थे। उनका जो उपनाम था कृष्ण मित्र, तो मित्र नाम जो था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। जब वे कविता लिखते थे, उनको दिखाते थे कि देखिए मैंने ये कविता लिखी, शुरुआती दिनों की बात है, तो वो बोलते थे कि कविता तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन ये लाल, उनका नाम था कृष्ण लाल, तो बोलते थे कि कृष्ण लाल कविता के लिए नाम अच्छा नहीं है, इसलिए ये लाल हटाओ और मित्र लगाओ, आज से तुम्हारा नाम कृष्ण मित्र हुआ। लेकिन ये याद रहे कि कृष्ण का मित्र सुदामा भी था और अर्जुन भी था, तो इसीलिए अर्जुन बन के लिखो, राष्ट्र चेतना के लिए लिखो, सुदामा बन के मत लिखना। तो वहाँ से उनका जो ओज कविता लिखनी वो वहाँ से शुरू हुई। विभूति जी, तुसी दस्या सी कि मैं पंजाबी परिवार तो हैगी हाँ, कुछ पंजाबी भी बोल सकते हो? नहीं, थोड़ी बहुती तो बोल लेनी आ। या इस दौर दे विच आके पंजाबी बिल्कुल ही भुल गए हो? नहीं, थोड़ी बहुती बोल लेनी आ, समझ तो पूरी आंदी है। समझ पूरी आंदी है? हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ दादा जी ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ शादी कित्थे हुई ਸੀਗੀ? ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो जब मेरी दादी पैदा हुई थी, तो मेरी दादी और दादी की मम्मी और मेरे दादाजी की मम्मी, यानी कि मेरी परदादी, वो दोनों आपस में दोस्त थीं, सहेलियां थीं। तो जिस समय मेरी दादी का जन्म हुआ, उस समय दोनों सहेलियों ने ये आपस में तय कर लिया कि आज से ये लड़की मेरी हुई। उसी समय उनका रिश्ता पक्का हो गया। और जब पाकिस्तान से आए तो दोनों के फैमिली इकट्ठे ही आए। जो मेरी दादी थी, उनके पेरेंट्स, उनके जो मम्मी पापा, वो तो सब रह गए अमृतसर के पास एक जगह है मजीठा गांव, वहाँ मजीठा में अब तो मजीठा एक अच्छा बड़ा शहर हो गया है। हाँ उस समय गांव हुआ करता था मजीठा। तो मजीठे में दादी के जो पापा थे वो डॉक्टर थे, उन्हें वहाँ पर नौकरी मिल गई, वो वहाँ रुक गए। और इन लोगों का सफ़र जो था मैंने आपको पहले ही बताया, वो कैसे आकर गाजियाबाद रुके। तो इनकी बारात जो है वो मजीठा गई थी शादी के लिए, और स्वर्गीय केदारनाथ साहनी जी इनकी बारात में गए थे। ये सारी बातें तो आपको दादाजी ने सुनाई होंगी? जी बिल्कुल, मैं दादाजी के साथ बहुत समय बिताती थी, क्योंकि मैं बचपन से ही मैं उन्हीं के पास सोती थी। तो वो मुझे रात में काफ़ी कहानियाँ सुनाते थे
और अपनी यही सब बातें सुनाते थे, इसलिए मुझे ये काफ़ी जानकारी है इसके बारे में। विभूति जी, आपके जो पिताजी हैं वो क्या काम करते थे या करते हैं? मेरे पिताजी रियल एस्टेट का काम करते हैं। तो जो बड़े वाले दादाजी यानी कि दादा के बड़े भाई मनमोहन वैद्य जी, उन्होंने रियल एस्टेट कंपनी की शुरुआत करी मनमोहन वैद्य एंड कंपनी के नाम से। और जब पिताजी इस उम्र में आए कि वे काम कर लें अपनी पढ़ाई के बाद, तो उन्होंने उनको ज्वाइन किया और साथ में उनके रियल एस्टेट का काम शुरू किया। तो जैसा कि मुझे बताया जाता है, पुरानी बातें सब पता है मुझे, तो ऑफिस में पानी पिलाने से शुरुआत से लेकर और कंपनी को कंप्लीटली खुद हैंडल करने तक वो मेरे पिताजी की प्रोग्रेस रही। काम इस तरीके से शुरू हुआ। तो ये तो व्यवसाय की बात हो गई। अब क्योंकि एक साहित्यिक फैमिली थी, साहित्य से जुड़े हुए थे और साहित्य से जुड़े होने के साथ साथ पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई फैमिली थी, क्योंकि बड़े जो दादाजी थे वो भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे और इसलिए मेरे पिताजी भी पॉलिटिक्स में उनका काफ़ी इंटरेस्ट रहा और वे पार्षद भी रहे, भाजपा के साथ जुड़े रहे और आज भी जुड़े हुए हैं भाजपा के साथ। गाजियाबाद की अगर राजनीति की बात करें तो एक जाना माना नाम है। विभूति जी, ये जो मैंने चैनल चलाया है हम पंजाबी, ये मेरा इसलिए चलाने का मेरा कारण जो है प्रमुख रूप से कि जो आजकल के बच्चे हैं यानी कि आपकी पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो हमारे यानी कि मेरे से पहले वाली पीढ़ी, मेरे पिता, मेरे और जो दादा परदादा जो लोग बंटवारे में गाजियाबाद आए, बसे और खाली हाथ आए और खड़े हुए, उन सबको आप जैसी पीढ़ी, आने वाले जो बच्चों की पीढ़ी है वो भूल गए कि हमारा परिवार जो आया वो कैसे बसा, कैसे खड़ा हुआ। उनको याद कराने के लिए कि आप अपने पुराने बुजुर्गों को ना भूलें। तो इस कार्यक्रम को देखकर, इस एपिसोड के बाद आप मेरे इस कार्यक्रम को कैसा समझती हैं? आप ये मैं बिल्कुल कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छी शुरुआत करी है आपने और ये जिम्मेदारी दोनों तरफ से बैठती है, जो हमारी पीढ़ी है उनकी तरफ से भी और जो हमसे पहले की पीढ़ियां हैं उनकी तरफ से भी, कि ये अगर हम इतिहास को जानते हैं, अगर मैं इतिहास को जानती हूँ तो मुझे इतिहास समझाने की जिम्मेदारी मेरे से पहले वाली पीढ़ी की है और मेरी पीढ़ी की ये जिम्मेदारी है कि उस इतिहास को समझे, जाने और उस पर ही अमल करे। हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, उनको आगे लेकर जाएं। तो ये दोनों ही पीढ़ियों का दायित्व है, दोनों पीढ़ियों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विभूति जी, जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਹੁਣ ਵੈश्य ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਪਰੌਂਠੇ ਸਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? जी बिल्कुल, मैं बाणिया नू पंजाबी बनाता है, परौंठे ते मक्खन ते लस्सी सब चलदा है। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਨਾਵਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ जी बिल्कुल पांदी हाँ, बिल्कुल। सलवार सूट वगैरह या जीन वगैरह ही पाते हो? नहीं नहीं, मैं सारी चीजें सब यानी कि पंजाबी ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? बिल्कुल। ਵਿਭੂਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈ? बिल्कुल गर्व है। पंजाबी होने का क्यों गर्व नहीं होना? पंजाबी हूँ इसीलिए मैं कोई भी काम को बिल्कुल दिलेरी के साथ करती हूँ, क्योंकि हमें खोने का कोई डर नहीं होता। जो आपने अभी ये बात कही कि खोने का डर नहीं होता, इसके विषय में मेरा कहना यह है कि ये बात मुझे मेरे ताऊ जी ने एक बार कही थी। एक ऐसी घटना हो गई थी, उस घटना को मैं यहाँ कह नहीं सकता, लेकिन उन्होंने एक बात ये कही थी मुझे कि हम जब गाजियाबाद में आके बसे थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, खाली हाथ आए थे, उससे नीचे तुम्हें कोई नहीं पूछा सकता। इसलिए हम पंजाबियों को इस बात का कभी डर नहीं रहा कि जो हमारे पास है वो चला जाएगा, क्योंकि हम लाए क्या थे, जो कुछ कमाया यहीं आके कमाया। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं, आज मैंने आपको विभूति संगल जी से मिलवाया, लेकिन ये मैंने आपसे भी छुपाया और कोशिश की कि इंटरव्यू तरीके से चलता रहे। विभूति मेरी ही बिटिया है और मैंने इसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और मेरी विभूति जो है अपने काम में सारी चीज़ों में निपुण है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है और हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं का मैं
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमसे आने वाले एपिसोड तक हमसे जुड़े रहें। मैं आगे भी आपको इस गाजियाबाद नगर और गाजियाबाद से बाहर की कई हस्तियों से आपको मिलवाता रहूंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद मित्रों। और विभूति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बेटी होने के नाते से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने काम में इसी तरह से आगे बढ़ती रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दिवाली की आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशीर्वाद देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। This program is powered by SafFab, crafting your dreams. Mixon, dream it, live it. Karyan, Commercial Residential Warehouse. Anand Gold, Ronak, Harmony in Health, Harmony in Life. ਜਦ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਏ ਕਮਾਲ ਹੋਏ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।